यस मैम। यस मैम। अच्छा। ठीक है, पिछले कल हम बात कर रहे थे आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वो स्टार्ट किया था हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसमें जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे, क्या फाइंड आउट करने के लिए कि आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, आइदर इट इज आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आपके पास ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, या इसको बोल देते हैं हम ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किसने किया था ये, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था। इसको क्या बोल देते हैं, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पूरा नाम ठीक है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे वो क्या थे, पैथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, पैथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ पैथोजेंस। हाँ, स्टडी ऑफ पैथोजेंस या स्टडी ऑफ डिजीजेस सिंपली। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये पैथोलॉजी से लॉजी के ऊपर क्या कर रहे थे, बेसिकली स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और ये बेसिकली बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे। कौन से बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, और इसको और क्या बोला जाता है, इसको अनदर नेम है इसका डिप्लोकोकस। ठीक है, तो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस एक ही बात है। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, इसके ऊपर ये बेसिकली स्टडी करते। ठीक है, अब ये जो, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया था उसमें टू टाइप स्ट्रेन होते थे। एक स्ट्रेन है एस स्ट्रेन। ठीक है, और एक स्ट्रेन है आर स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन मीन्स स्मूथ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन मीन्स रफ स्ट्रेन। और जो इसमें जो स्मूथ स्ट्रेन था, जो एस स्ट्रेन था, वो क्या करता था, वो है वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, मतलब क्या काउज कर देगा, ये डिजीज काउज कर देगा। कौन सी डिजीज काउज कर देगा, निमोनिया। ठीक है, अगर निमोनिया हो जाएगा तो उसे, जिसपे बेसिकली क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जिसपे ये अटैक करेगा। सेम दूसरा जो स्ट्रेन है वो है आर स्ट्रेन और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, अब ये क्या है, ये एबल नहीं है अमोनिया, सॉरी, निमोनिया कॉज करने में। तो अगर निमोनिया नहीं होगा तो जो
जहां पे भी इसको इंजेक्ट किया जा रहा है उसमें क्या होगा, उसकी डेथ नहीं होगी, मतलब ये आपके पास डिजीज काउज नहीं कर रहा है, निमोनिया काउज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था माइस के ऊपर। ठीक है, आपको पता है मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, माइस के ऊपर होते हैं। और जो मोस्ट ट्रांसजेनिक होता है वो भी कौन सा होता है आपके पास, मोस्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जिसपे मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो है माइस। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। तो इन्होंने बेसिकली क्या फाइंड आउट किया, इन्होंने क्या किया, जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया था, ठीक है, जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको इंजेक्ट करवा दिया माइस में। ठीक है, तो उन्होंने फाइंड आउट किया। अब देखो, अगर एस स्ट्रेन है तो कैसा है, वो वायरुलेंट है, डिजीज काउज करेगा, तो माइस की क्या हो जाएगी, इफेक्ट ऑफ माइस, माइस पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। डेथ हो जाएगी, वो डाई हो जाएगा। ठीक है, सेम उन्होंने क्या किया, सेम जब उन्होंने क्या किया, जो आर स्ट्रेन है, ठीक है, आर स्ट्रेन को फिर से इंजेक्ट करवाया किसमें, माइस में। तो उन्होंने देखा कि जो माइस है वो जिंदा रहा, क्यों जिंदा रहा, क्योंकि जो आपके पास आर स्ट्रेन था, जो रफ स्ट्रेन था, वो क्या था, नॉन वायरुलेंट था, वो एबल नहीं था निमोनिया काउज करने में, इसीलिए माइस के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और जो आपके पास माइस है वो क्या कर पाया, सर्वाइव कर पाया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐड किया हीट किल्ड, हीट किल्ड एस्ट्रेन। ठीक है, अब जब हीट किल्ड एस्ट्रेन है उसको माइस में इंजेक्ट करवाया तो उन्होंने देखा कि जो माइस है वो लाइव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एस्ट्रेन है वो कैसा है, हीट किल्ड है, मतलब वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने रिपीट किया किसके साथ, हीट किल्ड एस्ट्रेन, ठीक है, प्लस आर स्ट्रेन। ठीक है, इन दोनों स्ट्रेन्स को इन्होंने क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया, तो इन्होंने फाइंड आउट किया जो माइस था वो क्या हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तब इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, इन्होंने बोला कि जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया है, ठीक है, एस्ट्रेन कैसा था, हीट किल्ड था। ठीक है, तो जो एस्ट्रेन था उसने क्या किया, उसने कोई मटेरियल रिलीज किया, ठीक है, जिसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसको एब्जॉर्ब कर लिया आर स्ट्रेन ने, और ये जो आर स्ट्रेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में, वायलेंट स्ट्रेन में। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इन्होंने क्या बोला कि इसका जो जेनेटिक मेकअप था, ठीक है, इसने क्या किया, कोई चीज, कोई आपके पास मटेरियल रिलीज किया जिसको, जिसने क्या कर दिया, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एस स्ट्रेन में। इसीलिए इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इतनी बात क्लियर हुई। ये हीट फील्ड जो है वो किस में क्या कर रहे हैं इसको, देखो, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अगर हम किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी, बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसको हायर, जो आपके पास ज्यादा हीट है, ठीक है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रीट करवा रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर डीजनरेट हो जाएगा तो वो अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैक्सिमम चीजें हम क्या करते हैं, गर्म उबाल के रख देते, जैसे दूध है तो उबाल के रख देते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी बैक्टीरियल, ठीक है, और वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो सेम चीज में यहाँ इन्होंने क्या किया कि उसको हीट किल्ड करवाया, मतलब उसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो डी नेचर हो गया एक टाइप से। ठीक है, मतलब ये अब निमोनिया काउज नहीं कर सकता अगर इसको सिंपली आप सिंगल इंजेक्ट कर दो। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन कैसा था, नॉन वायरुलेंट था बट लाइव था। ठीक है, तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो एस स्ट्रेन है, ठीक है, उससे कोई मटेरियल रिलीज हुआ जिसको, जिसने क्या किया, आर स्ट्रेन को किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, एस स्ट्रेन में। समझ आई बात, क्लियर है इतना थोड़ा बहुत। यस मैम क्लियर। अब देखो, इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि ये क्या कर रहा है, कोई सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोला जाता है। तो इन्होंने सिर्फ ये बोला कि यहाँ पे कोई
बायोकेमिकल रिलीज हो रहा है। ठीक है, बायोकेमिकल कहां से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम डेड बैक्टीरिया। ठीक है, डेड बैक्टीरिया कौन सा है? जो हीट किल्ड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डेड बैक्टीरिया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो बायोकेमिकल है वो रिलीज हो रहा है। कहां से रिलीज हो रहा है? डेड बैक्टीरिया से, जिसको कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? जिसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है जो आपके पास लाइव बैक्टीरिया है। लाइव बैक्टीरिया कौन सा है? जिसके पास कौन सा स्ट्रेन है? आर स्ट्रेन है। ठीक है, अभी जो बायोकेमिकल है वो क्या कर रहा है? ये जो आर स्ट्रेन है, ये बायोकेमिकल इस आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? एस स्ट्रेन में। ठीक है, तो इसने आर स्ट्रेन को, नॉन वायरुलेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया? अब वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बट वो ये फाइंड आउट, इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल और ग्रिफ्थ इफेक्ट या एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे ये नहीं बता पाए थे कि जो आपके पास बायोकेमिकल था वो क्या था। ठीक है, बाद में जो आपके पास बायोकेमिकल की करेक्टराइजेशन थी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में, उसके बारे में आपके पास 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, तो मतलब ये जो बायोकेमिकल, नेचर ऑफ बायोकेमिकल, ठीक है, इन्होंने जस्ट एक टर्म दे दी थी कि क्या रिलीज हो रहा है? कोई बायोकेमिकल रिलीज हो रहा है। ठीक है, बट इसका नेचर जो था, नेचर और करेक्टराइजेशन ऑफ बायोकेमिकल, इसके बारे में आपके पास 3 साइंटिस्ट थे डिफरेंट, उन्होंने बताया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है ऑसवोल्ड एवरी, ऑसवोल्ड टी एवरी। ठीक है, सेकंड साइंटिस्ट है कॉलिन मैक्लियोड। ठीक है, और जो थर्ड साइंटिस्ट थे वो थे मैक्लियन एम कार्टी, मैक्लियन एम सी कार्टी। ठीक है, इन तीनों ने मिलके 1944 में क्या बोला? इन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, किसको? नेचर ऑफ द बायोकेमिकल। ठीक है, जो किसने बताया था कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था वो क्या बोल रहा था कि आपके पास जो एक बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है? कोई बायोकेमिकल रिलीज कर रहा है जिसको लिविंग बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर ले रहा है और वो वायरुलेंट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोला? हम उसको, उसने सिर्फ बायोकेमिकल नाम दे दिया था, उसने उसको डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 3 साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या लिया? इन्होंने एक कल्चर मीडियम लिया। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने लिया था एक कल्चर मीडियम। ठीक है, और उस कल्चर मीडियम में कल्चर मीडियम लिया। ठीक है, प्लस इस कल्चर मीडियम में उन्होंने क्या किया? ठीक है, आरएनए ऑफ एस टाइप डाल दिया। ठीक है, फिर इन्होंने एक और कल्चर मीडियम लिया। ठीक है, तो सिंपल कल्चर मीडियम, और यहाँ पे क्या है? प्रोटीन ऑफ एस टाइप, क्योंकि आपके जो आपके पास सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल थी उसमें 3 चीजों के बीच में डिबेट था। ठीक है, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, कि इनमें से कौन आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी तरह काम करता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन ऑफ एस्ट्रेन। ठीक है, अब देखो सिर्फ एस्ट्रेन को ही क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि क्या हो रहा है, वो ही आपके पास वायरुलेंट है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे कि जब कल्चर मीडियम में आरएनए ऑफ एस स्ट्रेन डाला, ठीक है, जब आरएनए डाला यहाँ पे कल्चर मीडियम में, जब डीएनए डाला,
इन्होंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, जो आपके पास देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, जो हीट किल्ड था, ठीक है, मैं सिंपल लिख दिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, ठीक है, उसमें एक और क्या था, आर स्ट्रेन था। बाद में इसका जो बेसिकली बायोकेमिकल था वो आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, एस स्ट्रेन में, ठीक है। पर जब इन्होंने सिर्फ आरएनए डाला, ठीक है, हीट किल्ड जो बैक्टीरिया था उसका आरएनए डाला, उन्होंने ना ही मतलब आरएनए को सेपरेट कर लिया और सिर्फ आरएनए ही डाला, ना डीएनए डाला ना प्रोटीन डाली, तो उस केस में कोई भी चेंज नहीं आया। जो आर था वो सिर्फ क्या रहा, आर ही रहा। समझ आई मेरी बात? यस मैम। ठीक है। अब जब इन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जब इन्होंने क्या किया, प्रोटीन ऐड करी, तो यहाँ पे क्या था, एस स्ट्रेन था, ठीक है। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन्होंने क्या कर लिया, प्रोटीन एब्स्ट्रैक्ट कर ली, तो यहाँ पे जो आर था, ठीक है, वो आर ही रहा, वो एस में कन्वर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे भी एस में कन्वर्ट नहीं हुआ, एस में कन्वर्ट नहीं हुआ। पर डीएनए के केस में क्या था, जो एस था वो किस में चेंज हो गया, एस स्ट्रेन ने क्या किया, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया आर स्ट्रेन ने बायोकेमिकल, और आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, अब एस स्ट्रेन में हो गया, ठीक है। और इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखो इन्होंने क्या किया, ये जो इनके पास मीडियम था, ठीक है, जो इनके पास बायोकेमिकल आया था उसमें इन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल को क्या डिनोट किया जा रहा था कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में डीएनएज एंजाइम डाल दिया, एक में आरएनएज डाल दिया सिंपल, ठीक है, और एक में प्रोटीएज डाल दिया। एक मिनट। अब देखो आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि जो डीएनएज एंजाइम है वो क्या करवाता है, ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए। इतना क्लियर है, ठीक है। यस जो मैम। आपके पास डीएनएज एंजाइम है वो क्या करवाता है, ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए करवाता है, मतलब डीएनए को ये फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, ठीक है। अगर फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा तो अपना इफेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको फिर से इंजेक्ट करवाया, कहाँ पे, माइस में, ठीक है। जब इंजेक्ट करवाया माइस में तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो माइस था, अब यहाँ पे बेसिकली क्या था आपके पास, जो माइस था वो क्या कर रहा था, लाइव कर रहा था, जिंदा था, ठीक है। वैसे आपने जब आरएनए इसको करवाया तो इसने क्या किया, आरएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, ठीक है, बट जो माइस था वो डेड था, इस केस में भी माइस डेड हो गया। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोटीन क्या होता, अगर आपके पास प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, ठीक है, तो जब हमने प्रोटीज एंजाइम डाला तो क्या हो जाता, ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता, तो आपके पास जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्लियर है? मेरी बात समझ आई है, कंफ्यूज हो गए हो? मैम रिपीट थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, समझ गई। अब देखो सिंपल शुरू से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था उसने क्या बोला, ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर है कि यहाँ पे कोई Yes, ma'am. बायोकेमिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है। बायोकेमिकल का उसने कोई नेचर नहीं बताया, ठीक है। फिर हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस बायोकेमिकल के नेचर को फाइंड आउट करने की बात करी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, इस बायोकेमिकल में मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने इसमें एक बार क्या डाल दिया, एक बार प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया। अब प्रोटीएज क्या है, एंजाइम है ये, ठीक है। अगर ये एंजाइम है तो ये क्या करवा देगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की करवा देगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब है इसको तोड़ देगा ये फ्रेगमेंट्स में टोटली, ठीक है। अगर प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवा देगा तो प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगी, ठीक है। वही है ना, अगर आप किसी चीज को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दो तो अपना काम कैसे करेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास आरएनए है, ठीक है, आरएनए अगर आपके पास जेनेटिक मटेरियल होगा मान लो,
आपके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उसने क्या बोला कि अगर मैं आरएनए डाल दूंगा तो आरएनए क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, अगर आरएनए ब्रेक हो गया तो ये क्या है, अगर ये जेनेटिक मटेरियल है तो ये आर स्ट्रेन को किसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, एस स्ट्रेन में। समझ आई बात? ठीक है, क्योंकि अगर ये फ्रेगमेंट्स में टूट गया तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वैसे ही जो डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए का काम क्या है, बेसिकली डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मतलब सिंपली हमारे पास क्या है, डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, अगर ये जेनेटिक मटेरियल है तो ये क्या कर रहा है, जो आर स्ट्रेन है उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, एस स्ट्रेन में, अगर ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और अगर मैंने इसमें क्या डाल दिया, एक एंजाइम डाल दिया जिसको मैंने बोला डीएनए, ठीक है, तो ये क्या करवा देगा, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, इसके फ्रेगमेंट्स बना देगा। तो अब ये जो मेरे पास आर स्ट्रेन था जो किस में कन्वर्ट हो रहा था, एस स्ट्रेन में, क्यों, तो अब ये क्या रहेगा, आर ही रहेगा, ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए था जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था वो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, अगर वो जेनेटिक मटेरियल हुआ तो। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये मैम इसमें तो सारा मतलब यही बताया गया था कि जो हाँ, जो बायोकेमिकल फैक्टर जो ट्रांसफर हो रहा था दैट वाज द ओनली डीएनए दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिजीज कॉजिंग, है ना, कि वही है ना। जैसे पहले में आप ये बता रहे हैं कि प्रोटीएज डाल रहे मींस उस वहां पे डीएनए नहीं है, जब प्रोटीन ही टूट गई तो वहां पे प्रोटीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो वो जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया वहाँ। हाँ, फिर नेक्स्ट में आरएनए में भी वही हुआ, प्रोटीन भी एक्टिव है, आरएनए जो वो टूट गई लेकिन वहाँ स्टिल डीएनए इज एक्टिव, तो फिर वो आर जो था वो डीएनए आर स्ट्रेन एस में हो गया। लेकिन जब डीएनए ही टूट गया तो आर स्ट्रेन जो था वो एस में नहीं कन्वर्ट हो, क्योंकि वो डीएनए ने उसको नहीं, मतलब वो जेनेटिक इफेक्ट जो था वो नहीं कर पाया। यही सारा है ना? हाँ, तो इसमें जस्ट इन्होंने क्या बोला था, यही है सिंपल, बट ये इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके बताई ये चीजें। ठीक है, ये तो अब हमें पता है, अभी हमें पता है कि जो आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन क्या करेगी, आपके पास प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो ये क्या करेगा, जो आर स्ट्रेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस स्ट्रेन में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए आपके पास जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो आपके पास बायोकेमिकल में 3 चीजें हैं। ठीक है, प्रोटीन भी है, ठीक है, आरएनए भी है और डीएनए भी है, तीनों चीजें हैं। ठीक है, अगर मैंने एक को तोड़ दिया तो ये तो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस केस में जो माइस होगा वो क्या हो जाएगा, डाइट। ठीक है, इस केस में भी डाइट होगा और इस केस में कैसा रहेगा, लाइव रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस डीएनए है वही ब्रेक हो गया। तो ऐसे इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए था वो आपके पास किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल की तरह। ठीक है, क्लियर है अब? That was the factor that was transformed from one organisms to the other and it was expressed there, है ना? हाँ, कि जो आपके पास डीएनए है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, बट जो इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, ठीक है, उसको भी बाद में नहीं माना गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। ठीक है, तो आपके पास जो अनइक्विवोकल जो प्रूफ दिया था, ठीक है, मतलब जो परमानेंट प्रूफ दिया था ऑफ डीएनए बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो दिया था एल्फर्ड, इसको दिया था हार्शे ने, हार्शे एंड चेज, हाँ, एंड मार्था चेज ने। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास अगर अनइक्विवोकल प्रूफ की बात करें तो मेन जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था वो किसने दिया था, जो जिसको माना जाता है, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है, ठीक है, वो किसका है, अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। ठीक है,
इनको हम क्या करते हैं, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इन्होंने दिया था 1952 में। अब बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली इनके प्रिंसिपल को बोला जाता है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको कई बार सिंपल याद आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसने दिया था और ट्रांसडक्शन किसने दिया था, ठीक है। इसको और क्या बोल देते हैं हम, इसको और बोल देते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन किसने दिया था, हार्शे एंड मार्था चेस ने, ठीक है। देखो ये जो प्रिंसिपल है इसमें क्या है, बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, दो चीजें ली, ठीक है। एक तो उन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव सल्फर का, ठीक है, और एक यूज किया उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का यूज किया उन्होंने, ठीक है। तो S35 और P32, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज पता है, ठीक है। अब देखो जो सल्फर है वो किसका पार्ट है और जो फॉस्फोरस है वो किसका पार्ट है, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट कहाँ पे आ रहा है, डीएनए में कि प्रोटीन में, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़े, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक पेंटोस शुगर होती है, ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, और एक क्या होता है हमारे पास, फॉस्फेट ग्रुप होता है, यही होता है। यस मैम। यही मेरे पास क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। तो जो इन्होंने क्या किया, जो आपके पास फॉस्फोरस था, ठीक है, डीएनए में जो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप था उसको क्या कर दिया इन्होंने, रेडियो एक्टिव कर दिया, ठीक है। अगर रेडियो एक्टिव कर दिया तो हम इसको क्या कर सकते थे, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लिया, T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 कर रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट ऑफ मार्था चेस, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट क्या करवाया था, फर्स्ट जो इसका स्टेप था वो था इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने सबसे पहले वायरस से जो बैक्टीरिया था उसको इन्फेक्ट करवाया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है, टू फाइंड आउट करने के लिए कि जो आपके पास डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के तरह काम करता है। अब आपको पता है जो वायरसेस होते हैं उनके जो बाहर का जो कैप्सिड होता है वो किसका बना होता है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो कैप्सिड होगा वो किसका बना होगा, कैप्सिड बना है प्रोटीन का, ठीक है। और जो अंदर क्या होता है, अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे डीएनए, और डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो कैप्सिड था, ठीक है, कैप्सिड में प्रेजेंट होता है सल्फर, तो उसको बना दिया रेडियो एक्टिव, मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो S35, और यहाँ पे जो डीएनए था, डीएनए का जो फॉस्फेट था P32, उसको क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया, ठीक है। तो जब इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ये इसका डीएनए अपना, ठीक है। तो जब इन्फेक्शन हुआ उसके बाद इन्होंने क्या करवाई, ब्लेंडिंग करवाई, ठीक है। ब्लेंडिंग से क्या होगा, ब्लेंडिंग का सिंपल मतलब होता है मिक्सिंग, ठीक है। अब जब मिक्सिंग हुई तो इन्होंने फाइंड आउट किया, देखो इन्होंने जब सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या है आपके पास, एक तो बैक्टीरिया है, सेम यही सिचुएशन मैं नीचे बना रही हूँ ऐसे, ठीक है। और इसको कौन इन्फेक्ट कर रहा है, ऐसे वायरस से इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन हुई तो उस केस में क्या होगा, मतलब प्रॉपर ब्लेंडिंग हुई, तो क्या होगा, जो सुपरनेटेंट है, ठीक है, वो आपके पास अलग हो जाएगा और जो वायरसेस होंगे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में क्या था आपके पास, जो सल्फर है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव है, और सल्फर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कैप्सिड में,
ठीक है, तो इस केस में जो सुपरनेटेंट है, ठीक है, वो कैसा हो गया, वो रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव हो गया, मतलब सुपरनेटेंट सिंपल मतलब है हमारे पास मीडियम, जो सराउंडिंग का मीडियम था वो रेडियो एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि जो आपके पास जब भी इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, डीएनए अंदर ट्रांसफर करेगा इसका। ठीक है, और जो कैप्सिड है जिसमें क्या था आपके पास, जो सल्फर था जो रेडियो एक्टिव था, वो कहाँ पे रह जाएगा, बाहर। मतलब बाकी जो एरिया था वो कहाँ रह जाएगा, वायरस का बाहर रह जाएगा। वो किसको एंटर करेगा, सिर्फ डीएनए को ही अंदर एंटर करेगा। समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इसका मीडियम था वो कैसा मिला, रेडियो एक्टिव मिला। ठीक है, और इस केस में क्या हुआ, इस केस में अपोजिट हुआ। यहाँ पे जो बैक्टीरिया था, ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो यहाँ पे जब इन्फेक्शन हुआ, सेम यहाँ पे भी इन्फेक्शन के बाद क्या हुआ था, ब्लेंडिंग हुई थी, तो इसने क्या किया, डीएनए अपना ट्रांसफर कराया। ठीक है, तो इसका डीएनए में क्या था, फॉस्फेट रेडियो एक्टिव था। तो जो बैक्टीरिया था उसका जो डीएनए था, ठीक है, वो भी कैसा दिख रहा था आपके पास, जो बैक्टीरिया था वो रेडियो एक्टिव दिख रहा था, और जो सुपरनेटेंट है, जो मीडियम है, उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने प्रूव किया कि आपके पास जो डीएनए है वो किसकी तरह एक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह, वही आपके पास ट्रांसफर होता है। ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म टू सेकंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में हम क्या बोलते हैं कि आपके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इन्होंने यहां से प्रूव किया था कि जो आपके पास डीएनए है वो किसकी तरह काम करता है, दैट इज एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल ओवर प्रोटीन। ठीक है, समझ आई बात है? यस मैम। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें आएगा तो सिंपल आपको क्या आएगा, ये आएगा कि किसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्या आते हैं, साइंटिस्ट के नेम आते हैं। ठीक है, और इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, सिंपल आपको, और इससे ज्यादा अगर आया तो ये आएगा आपको कि ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल किसको बोला जाता है और किसने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने प्रूफ किया कि जो आपके पास डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसमें फर्स्ट हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके पास आरएनए वर्ल्ड की। ठीक है, तो आरएनए वर्ल्ड क्या है आपके पास, जो देखो आपके पास जो, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है वो कौन है आपके पास, आरएनए। ठीक है, आरएनए एक्ट एज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बट जो आपके पास आरएनए है, ठीक है, तो आरएनए में क्या होता है आपके पास, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो मतलब इसकी जो पेंटोज शुगर है उसमें क्या है, एक उसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि मैं बात करूं डीएनए की, ठीक है, तो डीएनए में जो सेकंड पोजीशन है उसमें क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, यही है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन स्पेस होता है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये मैंने बताया था आपको, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ और फिफ्थ पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, ये मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बताया। ठीक है, तो जो आपके पास आरएनए है वो क्या था, पहले तो वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता था, बट वो क्या था आपके पास, वो बहुत अनस्टेबल था। ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन थी तो ये ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, फिर जो आपके पास आरएनए है उसी से जब इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डीएनए में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आरएनए किसकी तरह, तो आपके पास अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, अगर सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बट ऐसे
अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की तो किसको माना जाता है? डीएनए को। बट फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कौन है? आरएनए आपके पास जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या डिफरेंस है कि जो आपके पास आरएनए है, ठीक है, जो आरएनए है उसमें प्रेजेंट होता है यूरेसिल, ठीक है। और जो यूरेसिल है वो भी कैसा है आपके पास? अनस्टेबल है, ठीक है। और जो आपके पास डीएनए है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है यूरेसिल की प्लेस पे? प्यूरिन और पिरिमिडिन्स में थाइमिन, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल लिख देती हूँ मैं, थाइमिन, ठीक है। और जो थाइमिन है वो क्या है आपके पास? बेसिकली 5 मिथाइल यूरेसिल है। जब इसके पास जो आपके पास यूरेसिल है उसके साथ क्या अटैच कर गया? मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया गया, तो क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया, मतलब इसमें और कोई अटैचमेंट नहीं हो सकती, इसीलिए ये किसमें कन्वर्ट हो गया? थाइमिन में। और थाइमिन सिंपली क्या आपके पास? 5 मिथाइल यूरेसिल है। और थाइमिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीएनए में। इसीलिए जो डीएनए है उसको क्या माना जाता है? जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आरएनए है, फर्स्ट तो वही जेनेटिक मटेरियल था, पर जब आरएनए में मॉडिफिकेशन हुई, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, तो आरएनए क्या होता जा गया? मॉडिफाइड होके किसमें कन्वर्ट होता गया? डीएनए में, ठीक है। क्योंकि जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, उसमें कम से कम म्यूटेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए तो हम देखते हैं कि जो हमारी पिछली वाली स्पीसीज है उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बट अब जो है उनमें वेरिएशन क्या हो गई है? स्लो 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 हो गई है फिर, ठीक है। तो जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या होनी चाहिए? कम म्यूटेशन होनी चाहिए, ठीक है। और जो आरएनए है उसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा म्यूटेशन होती है, ठीक है। तो चांस ऑफ म्यूटेशन इसमें ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू डीएनए। इसीलिए जो आपके पास डीएनए है उसको जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। क्लियर है? यस उसके बाद सर। नेक्स्ट है हमारे पास रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेशन सिंपल क्या होता है आपके पास? डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन। जब आपके पास डीएनए अपनी ही एक कार्बन कॉपी बना रहा है या ब्लूप्रिंट बना रहा है, उसको क्या बोला जाता है? एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन, ठीक है। अब आपको पता है जो रेप्लिकेशन होती है हमने सेल साइकिल में पढ़ा था, तो रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगी? डीएनए की रेप्लिकेशन बताओ। एस हम्म, एस फेज में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सिंथेटिक फेज, ठीक है। तो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होगी वो कौन से फेज में होती है? एस फेज में होती है। और जो नेचर होता है, ठीक है, नेचर ऑफ वो कैसा रहता है? सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो कैसी रेप्लिकेशन होती है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। सेमी मतलब हाफ, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव, और जो आपके पास डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव नेचर है उसके बारे में भी किसने बताया था? फ्रांसिस क्रिक ने ही बताया था कि जो आपके पास डीएनए होता है उसमें की जो रेप्लिकेशन होती है वो कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव होती है। इनके बारे में भी किसने बताया था? वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। और बताया था 1953, ठीक है। देखो जो रेप्लिकेशन है, फर्स्ट एक मिनट द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन, इसको फर्स्ट प्रूव किया था, फर्स्ट प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड सेथलन, ठीक है। तो मेसेल्सन
एंड FW थेल्मन। ठीक है, कब किया था? 1958 में की। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था कि जो आपके पास डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? एक उसमें पेरेंट का स्टैंड रहता है और एक इसमें नया स्टैंड बन जाता है। ठीक है, तो ये बताया था आपके पास वॉटसन एंड क्रिक ने, और उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो किसने दिया था? वो दिया था मेसेल्सन ने। ठीक है, इन दोनों ने मिलके, और सबसे पहले किस पे, कौन से सेल्स पे? एस्चीरिया कोलाई। ठीक है, बैक्टीरिया पे, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रूफ दिया था वो किसके ऊपर दिया था? ई कोलाई के ऊपर। ठीक है, और यूकैरियोटिक में देखेंगे हम, उसमें विसिया फाबा पे दिया था। बस आपको यही याद रखना है मेनली इसमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? देखो, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने लिया था अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड था उसमें इन्होंने क्या लिया था? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन कितना होता है आपके पास? N14। ठीक है, बट जब हैवी आइसोटोप की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? N50। ठीक है, तो हैवी आइसोटोप लिया था इन्होंने। अब देखो, जो आपके पास एस्चीरिया कोलाई होती है वो क्या करती है? 20 मिनट्स में, सॉरी, अपने रेप्लिकास बना लेती है। ठीक है, मतलब जो एक डीएनए है वो क्या करेगा? 20 मिनट्स में अपने रेप्लिका बना लेगा, एक और स्ट्रैंड बना लेगा, और नेक्स्ट 20 मिनट्स में एक और स्ट्रैंड बना लेगा। ठीक है, तो जो आपके पास एस्चीरिया कोलाई है वो 20 मिनट्स में क्या करती है? अपने रेप्लिकास बना लेती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? ये लिया इन्होंने डीएनए। ठीक है, एक इन्होंने डीएनए लिया जिसमें क्या है? NH4Cl, जिसमें नाइट्रोजन कितनी ली इन्होंने? 15 ली। ठीक है, अब इनको इन्होंने डाल दिया मीडियम में। ठीक है, तो इसने देखा जो जनरेशन 1 थी, जनरेशन 1 कितने मिनट के बाद आ जाएगी? 20 मिनट के बाद। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने जो मीडियम लिया उसमें जो, देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या लिया है? हैवी आइसोटोप मीडियम लिया है। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। और ये जो मेरे पास डीएनए है इसके पास अपनी कैसी नाइट्रोजन होगी? N14 नॉर्मल। जो एस्चीरिया कोलाई है उसके डीएनए में क्या होगा? नॉर्मल नाइट्रोजन होगी। ठीक है, और इन्होंने जो मीडियम था उसमें कौन ले ली? मीडियम लिया उन्होंने अमोनियम क्लोराइड का। तो अमोनियम क्लोराइड में जो आपके पास नाइट्रोजन थी वो कौन सी थी? हैवी आइसो। ठीक है, हैवी नाइट्रोजन थी। तो जब आपके पास स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि जब स्ट्रैंड बना, अब मैं सिंपल इसको ओपन करके बता रही हूँ। ठीक है, तो एक जो स्ट्रैंड बना वो किसका बना? N14 का बना, और एक किसका बना? N15 का बना। ठीक है, मतलब एक तो पेरेंट स्ट्रैंड ही रह गया। ठीक है, एक तो मान लो ये ऑरेंज से बना रही। ठीक है, एक तो पेरेंट स्ट्रैंड ही रह गया, पर दूसरा कौन सा बना? जो मीडियम था उसमें से इन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन ऑब्टेन करी। ठीक है, तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि जो एक है वो कैसा है? पेरेंट स्ट्रैंड है, और जो एक है वो कैसा फॉर्म हो रहा है? न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। इतनी बात क्लियर रही? तो इन्हें क्या मिल रहा था? हाइब्रिड मिल रहा था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस मैम, मतलब ठीक है, एक स्टैंड कंजर्व रहता है और दूसरा न्यू फॉर्म हो जाता है। हाँ, एक जो स्टैंड है वो पेरेंटल ही रहता है। ठीक है, वो टेम्पलेट की तरह काम करता है। उसको देख देख के जो दूसरा स्टैंड है वो क्या होता है? कोड होता है। ठीक है, तो इसमें नए आपके पास न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं। अगर नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, ठीक है, अगर नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो वो किसका यूज करेंगे? नाइट्रोजन का तो यूज होगा ही होगा उसमें। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस तो प्रेजेंट ही होते हैं।
ठीक है। तो नया न्यूक्लियोटाइड बन रहा है तो उसमें नाइट्रोजन का यूज कर रहा है, ठीक है। तो जब मेरे पास एक स्ट्रैंड पेरेंटल था, ठीक है, जब मैं इसको रीड कर रही हूँ, मान लो यहाँ पे ए है, टी है, ठीक है, जी है और सी है, ठीक है। तो जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो किसका यूज करेगा? जो एनवायरमेंट में, मतलब यहाँ पे जो मीडियम है वहां पे जो नाइट्रोजन होगी उसका यूज करेगा, ठीक है। तो मीडियम की नाइट्रोजन को यूज करके वो क्या बनाएगा? नया स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड कैसा होगा? N15 वाला होगा और एक कैसा होगा? पेरेंटल। तो पेरेंटल नॉर्मल था, N14 वाला, और जो नया बना जिसने क्या किया? मीडियम से नाइट्रोजन को यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टी ए सी जी। तो ये नया जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें क्या आ जाएगा? हमारे पास N15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे में इन्होंने क्या किया? प्रूफ किया। अब वैसे ही इन्होंने क्या किया, जैसे अब मेरे पास जनरेशन 2 है, ठीक है। तो जनरेशन 2 क्या आ जाएगी? अब 20 मिनट बाद थी, अब 40 मिनट बाद मेरे पास क्या आ जाएगी? सेकंड जनरेशन आ सकती है, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे पास दो स्टैंड बने, एक मेरे पास 14 बना और एक मेरे पास 15 बना। तो अब मैं ये दो स्टैंड अलग कर रही हूँ, ठीक है। एक मेरे पास N14 है और एक मेरे पास N15 है, ठीक है। तो नया स्टैंड मीडियम में क्या है मेरे पास? मीडियम में तो मेरे पास N15 ही है, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन में तो N15 ही है, ठीक है। तो मेरे पास स्टैंड कैसा बनेगा? यहाँ पे, N14 और 15। ठीक है। और यहाँ पे भी दो स्टैंड थे N14 के पेरेंट के, मैंने आपको एक रिप्रेजेंट किया ना, यस समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी दो स्टैंड थे, यहाँ पे भी एक N14 का बना और एक N15 का बना। तो यहाँ पे मेरे पास कितने बन जाएंगे? ऐसे 4 स्टैंड बन जाएंगे, समझ आई बात? N14 और N15, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? N14 N15, यहाँ पे क्या आ जाएगा? N15, क्योंकि मीडियम में क्या है? सिर्फ N15 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? दूसरा जो स्टैंड बनेगा वो कैसा बनेगा? N14 का एक पेरेंट है और ये N15 है मीडियम में, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? N15 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कितने बन जाएंगे? दो मेरे पास हाइब्रिड बन जाएंगे, ठीक है, जो 14-15 है, ठीक है। और दो मेरे पास ऐसे बन जाएंगे, हैवी वाले बन जाएंगे, ठीक है। अब जब इन्होंने क्या किया है, इसको सेंट्रीफ्यूग करवाया सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। क्या करवाई? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? कि जो हैवी स्ट्रैंड होंगे, डेंसिटी जिनका ज्यादा डेंसिटी होगी, वो क्या हो जाएंगे? वो नीचे रह जाएंगे, है ना। जो हाइब्रिड होंगे वो बीच में होंगे, ठीक है। और जो कम डेंसिटी वाले होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे, समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। तो जहाँ पे N14 और N15 होगा वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? हाइब्रिड की तरह। मतलब क्या है? एक पेरेंटल है और एक क्या बन रहा है? न्यू स्टैंड फॉर्म हो रहा है। तो इसको क्या बोल दिया हमने? हाइब्रिड बोल दिया, हाइब्रिड। ठीक है। जो N15 है उनकी क्या होगी? वो उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों क्या है? हैवी आइसोटोप से बने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। और जो लाइटर रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे। इसी बेसिस पे इन्होंने क्या किया? सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जो तीनों स्ट्रैंड से वो अलग कर लिए और इन्होंने फाइंड आउट किया जो हाइब्रिड फॉर्मेशन हो रही है उसमें क्या हो रहा है? एक नया स्टैंड बन रहा है और एक पेरेंटल स्टैंड है, ठीक है। तो इन्होंने प्रूफ किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन को। समझ आ गई बात? यस मैम। ठीक है। अब देखो वैसे ही आपके पास एक्सपेरिमेंट, टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और देखो प्रोकैरियोटिक पे याद रखना है आपने, ठीक है। जो आपके पास रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स पे किसने किया है? प्रोकैरियोट्स पे भी किया है मेसेल्सन ने, ठीक है। बट यूकैरियोट्स पे किसने किया है? टेलर ने, ठीक है। तो यहां से जो भी आपको क्वेश्चन आता है वो साइंटिस्ट के ऊपर ही आता है, आपसे एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। साइंटिस्ट आता है कौन से ऑर्गेनिज्म पे किया था, जैसे बैक्टीरिया पे किया था, किस पे किया था, कौन सा बैक्टीरिया था, जैसे एस्टीरिया कोलाई था, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया था, बस ये क्वेश्चन आता है आपको। तो यहाँ पे जो आपके पास यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन के बारे में बताया था वो किसने बताया था? टेलर ने, टेलर एट ऑल, ठीक है। मतलब और भी साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, कब बताया था? 1957 में बताया था, ठीक है। और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वीसिया फाबा पे, ठीक है।
वीसीएफ आबा पे, जिनको ब्रॉड बीन्स भी बोला जाता है, वीसीएफ बीन्स बोला जाता है, ब्रॉड बीन्स, ठीक है, या वीसिया या फाबा बीन्स भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। और इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या लिया था, उन्होंने आपके पास हैवी आइसोटोप लिया था नाइट्रोजन का, और इन्होंने यूज किया था किसको, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को, ठीक है। तो इन्होंने किसको यूज किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है किसने किया था, क्या किया था, कहाँ पे किया था, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसने किसका यूज किया था, उसने आपके पास हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन का यूज किया था। इसने किसका यूज किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था। उसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सटीरिया कोलाई पे, जो क्या एक प्रोकैरियोट है। इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, विशिया फाबा पे, जो क्या है एक यूकैरियोटिक प्लांट है, ठीक है। इतना क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अब देखो, मैं आपको इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी आपके पास रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो जो एंजाइम्स होते हैं रेप्लिकेशन में, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, तो प्रोकैरियोट में अलग होते हैं और यूकैरियोट में अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली रेप्लिकेशन में क्या बनता है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलीमरेज यूज होगा वो कौन सा होगा, हमेशा याद रखना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और जब आप क्या बनाओगे, डीएनए से आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन करोगे, तब जो पॉलीमरेज यूज होगा वो होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन में होता है आपके पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको क्यों बोला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि क्या कर रहा है ये, मेरे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। और देखो ऐसे मेरे पास ऐसे होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बट मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ऐसे स्ट्रेट रिप्रेजेंट करूंगी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाए। इसमें क्या बोल रहा है आपके पास, एक मेरे पास क्या होगा 5 डैश एंड होगा, एक मेरे पास 3 डैश एंड होगा, ये 3 डैश और ये 5 डैश, ठीक है। और हमें पता है ये फ्री एंड कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो क्या रहता है, फ्री होता है, इसलिए हमारे पास ये एंड रहते हैं, ठीक है। अब जो नया जो आपके पास टेम्पलेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, जो न्यू स्टैंड फॉर्म होगा दैट इज ऑलवेज इन 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन, ठीक है। तो जो नया स्टैंड बनेगा वो हमेशा 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में बनेगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो टेम्पलेट्स हैं, हमने क्या बोला कि जो रेप्लिकेशन है वो कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, मेरे पास पेरेंट स्टैंड है दोनों, ठीक है, ये भी कैसा है, पेरेंट स्टैंड है। तो दोनों पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 5 डैश टू 3 डैश एंड एक स्टैंड, ठीक है। और यहाँ से बनेगा यहाँ को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड बनेंगे ये कैसे बनेंगे, न्यू स्ट्रैंड बनेंगे मेरे पास, ठीक है। और ये भी कैसा बनेगा, न्यू बनेगा। तो ये किसको, ये जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो किसको रीड करके बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को, ठीक है। तो पेरेंट स्ट्रैंड जिसको हम रीडिंग कर रहे हैं उसको और क्या बोल देते हैं हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो किसको रीड करके आपके पास न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके आपके पास न्यू फॉर्म, ठीक है। तो डीएनए टेम्पलेट फॉर पॉलिमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है कि वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे तो वैसे आपके पास ना पूरी चेन बनती जाएगी, ठीक है। इसको हम समझेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं एंजाइम्स के बारे में, ठीक है।
तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि एंजाइम वेरी करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में और ये कंफ्यूजन कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इनको पहले लिखवा देती हूँ, ठीक है। एक आपके पास प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे यूकैरियोट्स, ठीक है। तो जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, किसकी बात कर रही हूं मैं, डीएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। और जो यूकैरियोट होता है उसमें 5 टाइप ऑफ, कई बुक्स में आपको 9 टाइप्स मिल जाएंगे, पर जो इन जनरल होते हैं वो कितने होते हैं, 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 टाइप ऑफ क्या मिलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, डीएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होंगे वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज गामा, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है, ये मिलेंगे। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो आपको डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, डेल्टा है, ये गामा है, वेट, ठीक है, ये मेरे पास बीटा है और ये मेरे पास अल्फा है, ठीक है। अब देखो इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये वाला, ठीक है, ये क्या करता है आपके पास, ये आपके पास पॉलीमराइजेशन करवाता है, ठीक है। तो ये हाईली एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट विद द एबिलिटी टू पोलराइज, ठीक है, पॉलीमराइज करवाते हैं कहीं, ठीक है। और कितने करवा सकता है आपके पास, एक टाइम में अराउंड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। किसकी बात हो रही है, सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 3 की, जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज है वो कौन सा, जो पॉलीमराइजेशन होती है, रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपके पास रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, फिर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है प्रोकैरियोट्स में वो कौन करता है, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, ये 3। जबकि यूकैरियोट्स में ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो होता है पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है, सेम ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन कौन परफॉर्म करता है यूकैरियोट्स में। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्लियर है ना, तो उसके Yes, ma'am. बेसिस पे बताएं, ठीक है। तो आपके पास यूकैरियोट सेल में वो फंक्शन परफॉर्म करता है आपके पास डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और उसमें कौन करता है आपके पास पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब इसमें कुछ आपके पास जैसे, इतना समझ आ गया आपको, Yes, ठीक ma'am. है। अब जो आपके पास यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ठीक है, इसको यूज करते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में इसको यूज किया जाता है प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर के लिए, लिख दूं मैं यहाँ, याद हो जाएगा आपको, लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया मैंने, है ना। प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर के लिए किसको यूज किया जाता है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1, One. ठीक है। और इसको और क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का एक और नाम है, इसको बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम, क्योंकि ये क्या करता है आपके पास प्रूफ रीडिंग करवाता है और रिपेयर करवाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया था कि ये प्रूफ रीडिंग और रिपेयर करवाता है कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट ने, तो इसके बेसिस पे इसको क्या एंजाइम बोला जाता है, उनके नाम के ऊपर, ठीक है, कॉर्नबर्ग एंजाइम।
ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करवाता है आपके पास, रिपेयर करवाएगा, ठीक है, और प्रूफ रीडिंग करवाएगा, ठीक है। और जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है, ठीक है, वो भी आपके पास रिपेयर करवाता है, लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन पे करवाता है। ये स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या करवाएगा, रिपेयर करवाएगा, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करवाता है, ये आपके पास मेन रेप्लिकेशन करवाता है, ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे भी। समझ आ गए प्रोकैरियोट्स में तीनों के फंक्शन, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3, ठीक है। सारे कैसे हैं, डीएनए पॉलीमरेज हैं। फर्स्ट क्या करवाएगा, प्रूफ रीडिंग, रिपेयर करवाएगा, इसलिए कॉरनबर्ग एंजाइम बोलते हैं। सेकंड स्पेसिफिक रीजन पे रिपेयर करवाता है, और थर्ड रेप्लिकेशन करवाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ यहाँ से आएगा और फर्स्ट और थर्ड से आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। उसके बाद है आपके पास यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में मैंने क्या बताया कि जो रेप्लिकेशन होती है, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन करवाएगा कौन करवाएगा, डेल्टा करवाएगा, ठीक है, ठीक है। और इनिशिएशन, रेप्लिकेशन की इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन में अल्फा हेल्प करता है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन को इनिशिएट कौन करवाएगा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, रेप्लिकेशन कौन करवाएगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है। और रिपेयर करवाएगा बीटा, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं उनमें कोई चीज गलत नहीं, अगर ढंग से नहीं बनी है, ठीक है, तो उसको रिपेयर कौन करेगा, डेल्टा, ठीक है। और जो आपके पास गामा है वो हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर में, ठीक है। अब हमें पता है एक चीज कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके पास अपना एक डीएनए होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर करवाता है आपके पास गामा, ठीक है। और एप्सिलॉन बेसिकली हिला सेल्स में हेल्प करता है, तो उसमें यहाँ पे आपके पास कोई उसका फंक्शन नहीं है, तो आपने सिर्फ यही याद रखना है। क्लियर है, इतना याद हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। इसके अलावा रेप्लिकेशन में और भी एंजाइम होंगे, ठीक है। तो देखो, कल करें इनको। अच्छा ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को डाउट होगा या कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और सिलेबस देखा आप लोगों ने, यस मैम। ठीक है। थोड़ा उसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई होप उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है। देखा किसी ने ढंग से, लगा ढंग से आपको नहीं कल, देखा है, ऐसे देखा है और ऊपर से अभी जस्ट देखा है थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम कल बात करेंगे। ओके मैम, थैंक यू।